ओजेनेसिस। तो आदिजन्म कोशिका में अंडाणु बनने की क्रिया को अण्डजनन या ओजेनेसिस कहते हैं। अंडाणु अंडाशय में बनते हैं और शुक्राणु वर्षण या टेस्टिज में बनते हैं। तो अण्डजनन क्रिया शुक्रजनन क्रिया में जटिल होती है। अण्डजनन क्रिया जो होती है महिलाओं में निश्चित अवधि तक होती है, जबकि शुक्रजनन क्रिया जीवन भर चलती रहती है। अण्डजनन जो क्रिया होती है इस क्रिया को भी हम 3 चरणों में बांटते हैं। पहला है घूर्णन प्रवस्था, दूसरा है वर्ती प्रवस्था, तीसरा है परिपक्वन प्रवस्था। पहले हम पढ़ रहे हैं घूर्णन प्रवस्था। तो घूर्णन प्रवस्था में देखिए, इस अवस्था में द्विगुणित आदिजन्म कोशिका प्रीमोर्डियल सेल में पहला समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद में दूसरा समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से अनेक समसूत्री विभाजन के द्वारा 32 से 64 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। इस अवस्था में हम देखते हैं कि एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए इस अवस्था को हमने क्या नाम दिया? घूर्णन प्रवस्था। इसके बाद में सभी कोशिकाएं द्विगुणित या इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, और ये सभी जो कोशिकाएं बनती हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं? अण्डजननी कोशिकाएं, ओवोनिया। यानी क्या बोलेंगे इनको? अण्डजननी कोशिकाएं या ओवोनिया। ये सभी कोशिकाएं डायप्लॉइड या द्विगुणित होती हैं। इसके बाद में देखो आपके सामने दूसरी अवस्था आती है वर्ती प्रवस्था या ग्रोथ फेज। अब देखिए यहाँ पर शुक्रजनन और अण्डजनन में क्या अंतर है कि अण्डजनन की जो वर्ती प्रवस्था है वो बड़ी होती है, शुक्रजनन में वर्ती प्रवस्था छोटी होती है। अब देखो आपके सामने कि वर्ती प्रवस्था बड़ी क्यों होती है, वो आपके सामने आएगा। तो देखिए वर्ती प्रवस्था में आप बताएंगे घूर्णन प्रवस्था में निर्मित अनेक अण्डजननी कोशिकाएं या ओवोनिया में से केवल एक कोशिका पोषण ग्रहण करके आकार में दुगनी तिगुनी बड़ी हो जाती है। इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक अंडक, प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? द्विगुणित या डायप्लॉइड होती है, या गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कि वर्ती प्रवस्था के अंदर आपके सामने पीतक बनता है। क्या बनता है? पीतक। इसलिए वर्ती प्रवस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग को हम क्या बोलेंगे? प्री वाइटलोजेनेसिस, और दूसरे भाग को हम बोलेंगे पीरियड जाएगा वाइटलोजेनेसिस। ऐसा शुक्रजनन क्रिया में नहीं था, केवल अण्डजनन क्रिया में है। प्री वाइटलोजेनेसिस का मतलब है पीतक जनन पूर्व वर्ती प्रवस्था, और वाइटलोजेनेसिस का मतलब है पीतक जनन वर्ती प्रवस्था। तो प्री वाइटलोजेनेसिस जो होती है इसमें आपके सामने क्या क्या परिवर्तन होते हैं? एक तो आरएनए और कोशिका द्रव्य, यानी कोशिका द्रव्य आरएनए में यहाँ पर केंद्रक का आयतन बढ़ जाता है या इनकी मात्रा इसमें बढ़ जाती है, और ये पीतक बनने की पहली अवस्था है प्री वाइटलोजेनेसिस, जिसको पूरे पीतक जनन वर्ती प्रवस्था कहते हैं। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है वाइटलोजेनेसिस। इस अवस्था में पीतक या यौग का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, पीतक या यौग का निर्माण होता है, इसलिए इस अवस्था को पीतक जनन या वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए पीतक क्या है? किसी अंडाणु के केंद्र भाग में संचित पीले पदार्थ को पीतक या यौग कहते हैं। अब पीतक और यौग का अगर रासायनिक संगठन देखें हम तो वह कैसा होता है? तो रासायनिक संगठन देखिए, पीतक का रासायनिक संगठन किसका? योग का। तो देखिए आपके सामने सबसे ज्यादा तो इसमें क्या होता है? जल होता है, जिसकी मात्रा 48.7% होती है। इसके बाद में इसमें होता है प्रोटीन
प्रोटीन की मात्रा लगभग 16.7% होती है। फिर इसके बाद में आता है फास्फोलिपिड तथा उदासीन वसा। तो इसकी मात्रा जो आपके सामने होती है वो 32.6% होती है। केवल कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केवल 1% होती है। तो देखो यौगिक रासायनिक संगठन में सबसे ज्यादा क्या है, जल है, कितनी मात्रा है 48.7%। उसके बाद है प्रोटीन 16.7%, फास्फोलिपिड या उदासीन वसा की मात्रा है 32.6% और सबसे कम होता है कार्बोहाइड्रेट 1%। ठीक है, इसलिए शुक्रजनन की तुलना में अंडजनन की वृद्धि प्रवस्था बड़ी होती है। ठीक है, तीसरी अवस्था है परिपक्वन प्रवस्था। तो तीसरी परिपक्वन प्रवस्था में क्या होता है कि द्विगुणित प्राथमिक अंडक या प्राइमरी ओसाइट कोशिका में प्रथम आश्रित विभाजन या फर्स्ट मियोसिस होता है, जिससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका आकार में बड़ी होती है, एक कोशिका आकार में छोटी होती है। जो कोशिका आकार में बड़ी होती है उस कोशिका को हम द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित या हैप्लॉइड होती है या 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और छोटे आकार की जो कोशिका होती है इसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीयकाय क्या बोलते हैं, प्रथम ध्रुवीयकाय कहते हैं इसको। इस प्रकार से फिर इनमें दूसरा आश्रित विभाजन होता है, जिससे फर्स्ट जो पोलर बॉडी थी इसके द्वारा केवल दो आपके सामने पोलर बॉडी और बन जाती है, और जो द्वितीयक अंडक या सेकेंडरी ओसाइट कोशिका थी इससे दो असमान कोशिकाएं बनती हैं, एक पोलर बॉडी बनती है और एक बड़ी आकृति का अंडाणु बनता है। इस प्रकार से अंडजनन क्रिया में सारांश देखते हैं तो अंडाणु की संख्या 1 होती है, एक तो अंडाणु बनता है और 3 पोलर बॉडी बनती है। 3 पोलर बॉडी भोजन के अभाव में नष्ट हो जाती है और शेष यहाँ पर केवल एक अंडाणु रह जाता है। इस प्रकार से मादा के एक अंडाशय से लगभग 60,000 से 80,000 कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखो आपके सामने अंडजनन क्रिया कंप्लीट हो गई है। अगला कालांश में पढ़ाएगा आपको। अब इसको आप बंद मत करना है ना, चलो रखना है। इसके बाद में देखो हमने पढ़ा इसके अंदर अंडजनन के अंदर कि आगे की कोशिका कैसे होती है। तो देखिए आपके सामने कोशिकाओं की संख्या मैंने आपको बताई थी कि मादा के एक अंडाशय से 60,000 से 80,000 कोशिकाएं मुक्त होती हैं। इन कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है इस प्रकार से, और इस कोशिका को हम बोलते हैं प्राथमिक कोशिका। प्राथमिक कोशिका या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद में धीरे धीरे प्राथमिक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है, तो इसको हम द्वितीयक कोशिका कहते हैं। द्वितीयक कोशिका। फिर इसके बाद में आगे चलकर ये और भी बड़ी हो जाती है, तो इसको हम तृतीयक कोशिका कहते हैं। और तृतीयक कोशिका जो आपके सामने है किसके रूप में कार्य करती है, ग्राफियन कोशिका के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है, ग्राफियन कोशिका के रूप में कार्य करती है। ये ग्राफियन कोशिका होती है, ग्राफियन कोशिका। अब ये ग्राफियन कोशिका होती है आपके सामने। ये ग्राफियन कोशिका के चारों तरफ एक पारदर्शक स्तर का निर्माण हो जाता है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इस पारदर्शक स्तर को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। इसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। इसके बाद में जोना पेलुसिडा के ठीक बाहर के साइड में एक कणिकीय स्तर का निर्माण हो जाता है। इस कणिकीय स्तर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना
रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा कहते हैं इस भाग को। तो देखिए आपके सामने जोना पेलुसिडा पारदर्शी स्तर होता है और इसके जस्ट ऊपर कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। जब द्वितीयक कुसाइट मादा के अंडाशय में मुक्त होता है तो इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग, क्या बोलते हैं इस क्रिया को? अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और अंडोत्सर्ग क्रिया आपके 14वें दिन संपन्न होती है। कौन से दिन संपन्न होती है? 14वें दिन संपन्न होती है। इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना, तो देखो अंडाणु की संरचना कैसी होती है, फिर उसके बाद में शुक्रजनन और अंडजनन में क्या अंतर है वो आ जाएगा। तो देखो आपके सामने ये अंडाणु की संरचना है। अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओयम तो देखो इसके अंदर आपके सामने जो पीतक होता है वो पीतक बिल्कुल यानी योग नगण्य होता है, कम होता है, सूक्ष्म। तो पहला बिंदु हो गया इसकी संरचना में कि मानव का अंडा लेसीथल या संपीतकी प्रकार का होता है। तो मानव का अंडा कैसा होता है? एपीतकी, एलेसिथल या संपीतकी, होमोलेसिथल प्रकार का होता है। इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास 100 से 150 माइक्रोमीटर होता है। इसका व्यास कितना होता है? 100 से 150 माइक्रोमीटर होता है। तीसरा जो आपके सामने आता है इसमें कि इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो बड़ा और जंतु गोलार्ध की तरफ, कौन से गोलार्ध की तरफ है? जंतु गोलार्ध की तरफ पाया जाता है। चौथा बिंदु है कि इस अंडाणु की संरचना में एक पारदर्शी स्तर पाया जाता है। इस पारदर्शी स्तर को हम जोना पेलुसिडा कहते हैं और बाहर के साइड में इसमें एक विशेष प्रकार का कणिकीय स्तर पाया जाता है। इस कणिकीय स्तर को हम कोरोना रेडिएटा, क्या बोलते हैं इसको? कोरोना रेडिएटा। इसी स्तर को हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। तो याद रखिए मानव का अंडा किस प्रकार का होता है? अपीतकी या संपीतकी प्रकार का होता है। इसके बाद में पाठ का अंतिम टॉपिक है अंडजनन और शुक्रजनन क्रिया में क्या तो असमानताएं हैं और क्या समानताएं हैं। तो देखिए शुक्रजनन और अंडजनन में तुलनात्मक अध्ययन, पहले है क्रम संख्या, फिर है आपके सामने शुक्रजनन स्पर्मेटोजेनेसिस और फिर दूसरी क्रिया है अंडजनन ओजेनेसिस और इधर है स्पर्मेटोसिस क्रम से। तो देखो पहला अंतर है यह क्रिया वर्षण में टेस्टिस में संपन्न होती है, जबकि यह क्रिया अंडाशय ओवरी में संपन्न होती है। अंडाशय या ओवरी में संपन्न होती है। इस क्रिया में 4 शुक्राणु बनते हैं, जबकि इस क्रिया में 3 पोलर बॉडी तथा एक अंडाणु बनता है। तीसरा है इसमें योग या पित्तक का अभाव होता है, पित्तक का अभाव होता है, जबकि इसमें पित्तक प्रेजेंट होता है। चौथा इसके सामने है कि इसकी वर्तिक अवस्था छोटी होती है, ग्रोथ फेज छोटी होती है।
इसकी ग्रोथ फेज बड़ी होती है। शुक्रजनन क्रिया नर में जीवन भर चलती है, जीवन भर चलती है, लाइफ टाइम। और अंडजनन क्रिया महिलाओं में 45 से 50 वर्ष तक चलती है, उसके बाद में निश्चित बंद हो जाती है। छठा जो अंतर आपके सामने है कि जो शुक्राणु होते हैं वो जल प्रकृति के होते हैं, अंडाणु अचल प्रकृति के होते हैं। सातवां है इसमें शुक्राणु बनते हैं, इसमें अंडाणु बनते हैं। तो देखिए आपके सामने आपको परीक्षा में 4 अंतर याद रखने हैं, 7 में से कितना अंतर याद रखने हैं? केवल 4। तो शुक्रजनन क्रिया वर्षण में होती है या अंडाशय में होती है, इसलिए इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं, इसमें 3 पोलर बॉडी तथा 1 अंडाणु बनता है। इसमें योग या पित्त का भाव होता है, इसमें पित्त प्रेजेंट होता है, इसमें वृद्धि प्रवस्था छोटी है, इसमें वृद्धि प्रवस्था बड़ी है। ये क्रिया जीवन भर होती रहती है, ये क्रिया एक निश्चित अवधि तक होती है, 45 से 50 वर्ष तक। और इसमें शुक्राणु चल और इसमें अंडाणु अचल प्रकृति के होते हैं। अब इसमें केवल 4 बिंदु में शुक्रजनन और अंडजनन में क्या समानता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही क्रिया आदि जनन क्रिया से यानी आदि जनन कोशिका से शुरू होती है। यानी समानता हम देखें तो दोनों क्रिया कहां से शुरू हो रही है? आदि जनन कोशिका से शुरू हो रही है। पहली समानता गई। दोनों ही क्रियाओं को 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहली अवस्था है मतलब गुणन प्रवस्था, दूसरी है ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रवस्था, तीसरी जो अवस्था आपके सामने है मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन अवस्था। तीसरा जो बिंदु है आपके सामने यानी शुक्रजनन अंडजनन क्रिया में जो गुणन प्रवस्था है उसमें केवल समसूत्री भाजन होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होते हैं या समसूत्री भाजन इसके अंदर होते हैं। चौथा है शुक्रजनन और अंडजनन क्रिया में जो अंतिम परिपक्वन अवस्था होती है उसमें केवल अर्धसूत्री भाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? अर्धसूत्री भाजन या मियोसिस डिवीजन होता है। और दोनों ही क्रियाओं में अगुणित युग्मक बनते हैं। दोनों ही क्रियाओं में क्या बनते हैं? अगुणित युग्मक बनते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपना चैप्टर 31 युग्मक जनन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसको बार बार पढ़िए और इनके जितने भी हैं वो अपने नोटबुक में उतारिए और इनको याद कीजिए। धन्यवाद।